नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। हमारी खास पेशकश कश्मीर दहशत और पलायन में आप सभी का बहुत स्वागत है। कश्मीर घाटी में एक बार फिर 1990 का वो दौर लौट आया है जहां कत्लेआम के बाद यहां दहशत का वो मंजर एक बार फिर दिखने जा रहा है, जब अपने लोगों को ही अपना घर छोड़कर आगे जा रहे हैं। इसमें 370 हटने के बाद जिस अमन चैन की उम्मीद लगाई गई थी, उस अमन चैन के दुश्मन अब बढ़ते जा रहे हैं। 1990 के बाद कश्मीर में सबसे बड़े पलायन की जो तस्वीरें सामने आई थी वो एक बार फिर सामने आने लगी है। जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले की जो गोली का शिकार फिर से हिंदू हो रहे हैं। पहले राहुल भट्ट, फिर आमरीन भट्ट और फिर बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या ने पंडितों और प्रवासियों में खौफ पैदा कर दिया है। उन्हें डर है कि पता नहीं कब कोई गोली मार दे, इसलिए अपनी ही जान को बचाने के लिए अब इन्हें पलायन का फैसला लेना पड़ा। कई कश्मीरी पंडित रातों रात घर छोड़कर चले गए, तो वहीं कई जाने न जाने कितने अब उस चीज की तैयारी कर रहे हैं। इस बार आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडितों के साथ ही प्रवासी हिंदू भी हैं। इसलिए अब सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही लगातार कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग भी की जा रही है। अब उन्होंने सामूहिक पलायन की चेतावनी भी दी और ऐसे में गृह मंत्रालय अब कश्मीर के हालातों को लेकर बैठक कर रहे हैं। ऐसे में अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ बड़ा फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। लास्ट टाइम जब राहुल भट्ट जी पे अटैक किया गया था, वो ऑफिस में बैठे हुए थे, तो सिचुएशन वाज वेरी क्लियर दैट वी वर फीलिंग हाईली अनसेफ इन दैट सिचुएशन। तो हमें उस दिन सर वहाँ से निकलना पड़ा और उसी दिन हम वहाँ से निकल आए सर, जिस दिन उसकी किलिंग हुई राहुल भट्ट की। तो बिकॉज ही वाज माय गुड फ्रेंड, तो मुझे काफी एक्चुअली ऐसा लगा कि इंसानियत एक शर्मसार होगी। एक निहत्थे पे गोली चला के मुझे तो नहीं लगता किसी का फायदा हुआ होगा, और शायद ही कोई ऐसा मजहब है जो इस चीज को सपोर्ट करे कि एक निहत्थे को मारना उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर किसी को लगता है इस चीज को मार के उसे फायदा हो रहा है, तो मैं उसे कहना चाहता हूँ वो बहुत गलत समझ रहा है कि एक निहत्थे को बेगुनाह को आप मार रहे हो। तो ये चीज ठीक नहीं है, ये इंसानियत को ही शर्मसार कर रही है। अगर हमारी हिंदुस्तान सरकार बाहर में फंसे इंडियंस को इवैक्यूएट कर सकती है, चाहे सीरिया हो चाहे कहीं हो, तो हम लोग को क्यों नहीं? क्या हम मतलब किसी और माँ के बच्चे हैं क्या? हम हिंदुस्तान के नहीं हैं? यही मेरी गुजारिश और कुछ नहीं। हमने सुना था अपने पेरेंट्स से, जैसे 1990 का जो हाल था, आज मुझे लगता है उससे भी बहुत घटिया हालत है। आजकल चाइनीज पिस्टल वहाँ पहुंचा हुआ है, जो किसी के भी जेब में, जैसे आपने आज देखा होगा जो विजय जी शहीद हुए हैं, कैसे वो एकदम से 2 सेकंड के अंदर आए, लोड किया और उनको फायर करके निकल भी गए। सर बिल्कुल डर है वहाँ, मतलब अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं है, जो कि आलजी साहब ने खुद भी शेखपुरा में ये बाइट दी थी। यहाँ अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं। वैसे ही अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो कोई भरोसा नहीं रहता, दिमाग में ऐसा चलता है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है तो ये शूट कर देगा। वहाँ ऐसी हालात है, वहाँ रहने लायक बिल्कुल माहौल नहीं, खासकर हिंदूज के लिए। तो कश्मीर में किस तरह से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है, जहां डॉक्टर प्रदीप मेहरोत्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना खान, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। तो वही वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही न्यूज रूम से लाइव ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति, सबसे पहले रुख मैं आप ही का करूंगी। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें कश्मीर से सामने आ रही है, या फिर अब आने वाले समय में जो अभी बैठक यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ली जा रही थी, उसमें कुछ खास निकल कर सामने आया? देखिए, अभी एक राउंड मीटिंग का कंप्लीट हो चुका है और दूसरा दौर जो वो चल रहा है अभी, लेकिन आउटकम्स क्या हैं अभी ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आज कड़े फैसले लिए जाएंगे। कश्मीर के हालात में आपको थोड़े बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह टारगेट किलिंग हो रही है, कल सुबह से ही अगर गिनना शुरू करें तो कल सुबह 3 बजे आर्मी के 3 जवान जो एक गाड़ी में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन पे जा रहे थे, गाड़ी हायर की गई थी, उस गाड़ी में आईडी विस्फोट हुआ, जिसको पुलिस ने और सेना ने यही कहा कि किस नेचर का विस्फोट है इसकी अभी छानबीन की जाएगी। लेकिन जब तक वो छानबीन करते, आतंकवादियों की तरफ से एक प्रेस नोट आ गया जिसमें उन्होंने इस ब्लास्ट को क्लेम किया हुआ था। उसके बाद 11 बजे विजय कुमार जो इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर थे उनको टारगेट किया गया, और शाम होते होते 2 मजदूर ईंट के भट्टे में काम करते थे, उनके वहाँ पर फायरिंग की गई। गनीमत है वो 4 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 2 ही घायल हुए, लेकिन एक उनमें से भी मारे गए। तो उसके बाद, जैसे उससे पहले की मैं कड़ियाँ बता दूं, राहुल भट्ट थे,
वो अपने ऑफिस में बैठे थे, जहां आतंकवादियों ने उन्हें आकर उन्हीं के ऑफिस में उनको पहचान कर उनको हिट किया, वो शहीद हो गए। उसके बाद रजनी बाला थी, उसके बाद अमरीना भट्ट थी। तो कुल मिलाकर टारगेट इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे कि किसी को पता ही नहीं चला कि मतलब ज्योति, साफ तौर पर कहा जा सकता है टारगेट किलिंग के मामले बढ़ रहे हैं और घाटी में आतंक का माहौल एक बार फिर पनपता हुआ नजर आ रहा है। सोहेल काज़मी जी, शुरुआत में आपसे करूंगी चर्चा की। क्या वाकई में सर जन्नत को जहन्नुम बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। देखिए, जो जिस तरह से पाकिस्तान में सरकार का टेक ओवर हुआ और किस तरह से इमरान को एक साइड करके पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो एक इंस्टॉल गवर्नमेंट के रूप में मिला। और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश है कि कश्मीर किस तरह बॉयल हो और इंटरनेशनली वो हाइप ले सके। ये उसी की इंडिकेशंस हैं कि वो टारगेट किलिंग्स करके एक फेयर एक माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं दोबारा, जो 1990 में वो फेयर बना था। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप मेहरोत्रा, अब अगर आप इसको जी सर कंप्लीट कीजिए पहले बात आप अपनी। देखिए मैम, इसमें 2-4 चीजें और इम्पोर्टेंट मैं ऐड करना चाहूंगा। पिछले 2 साल से कुछ चीजें जो होनी चाहिए थी ऑन ग्राउंड जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को लेके, वो हुई नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज यहाँ बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। लोगों की आउटरीच प्रोग्राम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल कटा हुआ है और डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन यहाँ है नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन का गैप भी बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में बढ़ा हुआ है 2 साल से। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप मेहरोत्रा जी, आपका रुख करूंगी। सर, जिस तरह के हालात अभी पनप रहे हैं वो वाकई में घाटी में अभी घाटी के लिए सही नहीं है, लेकिन इस बीच अब पलायन की खबरें भी सामने आ रही है। तो आप लोगों की तरफ से जो रणनीति बनाई जा रही है ताकि घाटी का माहौल किसी भी तरह से यहाँ पर जो आतंक पनप रहा है उसे रोका जा सके, लेकिन अब कश्मीरी पंडित जिनको यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों की तरफ से, आप उन लोगों को कैसे भरोसा दिला पाएंगे कि आप यानी कि बीजेपी, केंद्र की मोदी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए तमाम बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है? देखिए नीतू जी, पहले तो आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर कहना चाहूंगा कि 1990 का दौर हुआ यहाँ पर दोबारा पाकिस्तान आधारित जो टेररिज्म है यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लाने की कोशिश की है, परंतु आज यह मोदी सरकार है और मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। और आज के समय में इन्होंने दोबारा से ये टारगेटेड किलिंग का जो एक माहौल तय किया है आज यहाँ पर, इन्होंने कोशिश करी है कि वहां पर चाहे हिंदू प्रवासी हो चाहे वो वहां का लोकल हो कश्मीरी, जो वहां पर जाने की कोशिश करें और डर का माहौल पैदा किया जा सके। लेकिन आज भी अमित शाह जी होम मंत्री के तौर पर और वहां पर अजय डोभाल जी, बाकी सभी वहां पर इस मंत्रणा में बैठे हुए हैं कि कैसे रणनीति बनाई जाए और इसका बिल्कुल ही एक कड़ा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमें पूरा विश्वास है अपनी आर्म फोर्सेस पर और पीछे पूरा साथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का। उन्होंने खुली छूट दी हुई है और बिल्कुल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत उनको एक एक आदमी, एक एक जो टेररिस्ट है उसको पूरी की पूरी सजा दी जाएगी और दोबारा से ऐसा दोबारा पाकिस्तान ना करे, वो टेररिस्ट ऐसा ना करे और अमन की यहाँ पर बहाली हो और पूरा विकास यहाँ पर फैले और बच्चे जो है एक साफ हवा में सांस लिए, ऐसे यहाँ पर पूरी तरह कोशिश की जाएगी और ऐसा भी। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी भी जुड़े हैं। सर, आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर मैं सोहेल जी आपके पास आपका रुख करना चाहूंगी कि सर जिस तरह से आतंक के मामले बढ़ रहे हैं, टेरर टारगेट किलिंग यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान की जिस तरह से जिक्र किया, तो पाकिस्तान गजवाए हिंद का नारा यहाँ कश्मीर में यानी कि घाटी में देखता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लग रही है सपना वाकई में साकार होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आतंकियों की तरफ से जो टारगेट किया जा रहा है उसमें सिर्फ हिंदू है, कश्मीरी पंडित या फिर वो लोग भी शामिल है जो कश्मीरी पंडितों की किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं या उनका अच्छा या भला सोच रहे हैं। नेचुरली माइनॉरिटीज पे करके हाइप ज्यादा मिलती है और मेजॉरिटी की पॉपुलेशन को भी समरीन भट्ट तो मोहम्मदन थी, इसके अलावा भी मोहम्मदन किलिंग हुई है, लेकिन फिजा को खराब कैसे करना है, हालात को खराब कैसे करना है, ये उनका एजेंडा रहता है। और उसमें हमारी तरफ से मतलब मरकज की तरफ से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिक्टोरल सिस्टम से, मेरे भाई अभी कह रहे थे जो वो कहते हैं हम करेंगे। देखिए, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं
वो बिल्कुल मरकज के साथ हाथ मिला के आगे चलना चाहते हैं। बीडीसी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बीडीसी इलेक्शंस में 70% पार्टिसिपेट करते हैं। वो इंडिकेट करता है कि यहाँ के 99.9% लोग अमन पसंद हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन जो है मजबूत हों। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिक्टोरल सिस्टम से यहाँ आप चलाने की कोशिश करते हैं किसी भी रियासत में, और खासकर जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव रियासत में। वो मुझे लगता है उनको आज जो मीटिंग है उसपे वो फोकस करना चाहिए और एक रेमेडियल मेयर्स की तरह जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को चलाना चाहिए। और जो फैक्ट्स हैं की जरूरत है, मैं समझता हूँ यही इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड है टाइम की। मुन्ना खान जी, आपका रुख है, क्या वाकई में आप देख रहे हैं कि घाटी में आतंक का माहौल पनप रहा है? रितु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी रितु जी, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है सरकार के नियत को और नीति को। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि 3 राज्यों में चुनाव है और इसी साल के लास्ट में चुनाव है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो सीधा सीधा ये सरकार के मनसे पे सवाल उठ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के पास खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट नहीं दी क्या, जब 6 महीने पहले ही से जो कश्मीरी पंडित है और अदर कश्मीरी हिंदू है जिनको टारगेट किया जा रहा है, और जब आज 16-17 बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या की गई, तो आज सरकार बैठक पे बैठक कर रही है। मैं कह रहा हूँ बैठक करने से नहीं होगा, इनको एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से ये सरकार सत्ता में आई थी, जिन तरह से इनके लंबे लंबे बड़े बड़े वादे थे, एक के बदले 10 सर लाना है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज ये कश्मीर 90 के दशक में वापस क्यों जा रहा है? क्या कर रही है ये बीजेपी सरकार? क्या इनके खुफिया विभाग सो रहे? क्या इनके समन्वय ठीक नहीं है? मैं राकेश सिन्हा से सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से हालात कश्मीर में पनप रहे हैं, तो ये आपके नियत और नीति दोनों पे ये सवाल खड़ा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कुछ दिन पहले इमरान खान की सरकार गई क्योंकि वो भारत से समन्वय सही रखा। जो वहाँ के कुछ उपद्रवी लोग, आतंकवादी लोग, ISIS के संगठन को ये नागवार गुजरा, किसी तरह से उनसे जालसाज करके उनसे सत्ता छीनी गई और जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं उनको पाकिस्तान में बिठाया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को उस टाइम भी समझ जाने चाहिए जब इस तरह की हरकत वहाँ शुरू हुई। मैं यही कह रहा हूँ, चाहता हूँ बीजेपी सरकार को कि जो सुरक्षा का मामला है उनके मामले में ये सीधा सीधा ये फेलियर सरकार है। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप मेहरोत्रा जी जवाब दीजिए मुन्ना खान जी की बात का, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने सवाल तो दागा है लेकिन सवाल कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। प्रदीप मेहरोत्रा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फिलहाल उनका संपर्क हमसे टूट गया है, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे साथ लगातार ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा बने हुए हैं। ज्योति, तमाम तरह की यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से, ताकि किसी भी तरह से आतंक को शांत किया जा सके या फिर इसका खात्मा किया जा सके। लेकिन इस बीच कई टारगेट किलिंग के मामले अब आए दिन सामने आ रहे हैं। 26 दिनों की अगर बात करें तो अब तक 10 मौतें यहाँ पर हो चुकी है, 10 हत्याएं आतंकवादियों की तरफ से इस तरह से कत्लेआम किया गया, और किस बेरहमी से हुआ उसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल फिलहाल का देखा गया। लेकिन इस बीच अब आगे सरकार को किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, क्या ला है माहौल को देखकर? देखिए, बल से आतंकवादी हमसे जीत नहीं सकते, इसलिए वो छल कर रहे हैं, और छल इन द शेप की आतंकवादी आमने सामने की लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान बैकफुट पे इन्हें सपोर्ट कर रहा है, वो भी हमसे बल के रूप में नहीं जीत सकता। लेकिन इसीलिए छल से अब हमें इस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है कि हमने उनके छल को उन्हीं के छल के रूप में ही जवाब देना है। हमें चिन्हित करने होंगे वो लोग जो इस लोग को, इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। गली मोहल्ला तक भी हमारा नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इस तरह की वारदात में इन्वॉल्व हो तो हमें इन चीज़ों की पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण है, हर जगह हमारे CCTV कैमराज लगे होने चाहिए कि कोई भी कहीं भी कोई वारदात करता है तो हमें उस चीज़ का पता चले कि वो कहाँ से आया था और कहाँ गया है, ताकि हम उसको ट्रैप कर सके। अगर हम इस चीज़ों में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम छोटे छोटे जो जिन बच्चों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं इन आतंकियों के द्वारा, उनके छोटे बच्चों के हाथ में एक गन पकड़ा दी जाती है, हमें उनको ट्रैप करना है, उनको चिन्हित करना है। हमें अब देखो, सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं, रेगुलर इनकाउंटर हो रहे हैं जिसमें से रेगुलर मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं।
लेकिन स्थितियां उनके बावजूद कंट्रोल में नहीं है। तो अब हमें दूसरे पहलू तलाशने होंगे कि हमें किस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है कि जिसमें ये छुपे हुए आतंकवादी, जिनका शायद किसी को मालूम भी नहीं है कि कितना छोटा बच्चा एक मिलिटेंट बन चुका है, उनको ट्रैप करना है। इस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी। हर गली मोहल्ले में अपने गुप्तचर फैलाने होंगे। हमें पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे है, तो हम इस स्थिति से काबू पा देंगे। और सबसे पहले जो पब्लिक सपोर्ट उन्हें मिलता है वो खत्म होना चाहिए। पब्लिक भी, जो उनके सपोर्टर्स पब्लिक में हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके मन में भी एक दहशत सी होनी चाहिए कि हम अगर इनको सपोर्ट करते हैं तो हमें किस तरह की सजा से भुगतना पड़ता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।